नमस्कार साथियों, निर्वाण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी पीसीएस अपर की परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है। उसके संबंध में, अंतिम रणनीति के संबंध में हम लोग कुछ बात करते हैं कि अब पढ़ने का समय नहीं रह गया है। जो पढ़ना था वो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, अब दोहराने का समय है। लेकिन पढ़ते समय हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, दोहराते समय हमें किन्हीं विशेष बातों पर दोहराना ज़रूरी होता है। टॉपिक वाइज नोट्स होता है, टॉपिक वाइज बुक्स में भी टॉपिक वाइज दिया होता है, तमाम जगहों पर टॉपिक वाइज सिस्टम दिया होता है। दोहराते समय हम फिर से दोबारा सब कुछ दोहराने लगते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी फॉल्ट होती है। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न किन किन टॉपिक से आते हैं, जहाँ से लगभग संभावित है कि प्रश्न आने ही आने हैं, और साथ ही साथ एक एक टॉपिक से एक से अधिक भी प्रश्न आते हैं। तो कौन से टॉपिक हैं, अलग अलग विषयों के, उन टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे, क्या क्या हैं, किस प्रकार, ठीक है। तो उनको हमें क्या दोहराना है, एक सटीक रणनीति के रूप में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था की बात करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संवैधानिक विधि जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उसके अनुसार इस राज्य व्यवस्था में हमारे प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं। उद्देशिका से प्रश्न बनेंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो उद्देशिका में लिखे हुए शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ना है। और उद्देशिका में जो संविधान संशोधन किया गया है, उससे संबंधित हमें प्रश्नों को पढ़ना है। उद्देशिका में लिखे हुए शब्द, उद्देशिका में संविधान संशोधन जो हुआ है, उन दो प्रश्नों को पढ़ना है, लगभग हर वर्ष आते हैं। फिर भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 तक विशेष तौर पर 1, 2, 3 में दिया हुआ है। 1 में बताया गया है कि कौन से राज्य क्षेत्र होंगे, कौन से नहीं होंगे, 2 में कैसे शामिल होंगे, 3 में वर्तमान के क्षेत्रों के बारे में जो विधि है, संसद बिल बनाकर कैसे नाम और सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है, उसके संबंध में आपको दोहराना है। मूल अधिकारों में आप जानते हैं कि 1 से अधिक प्रश्न आने निश्चित होते हैं। यहाँ पर आपके समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये 3 अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जहाँ से प्रश्न गहराई से भी आते हैं और ऊपरी तौर पर भी आते हैं। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा दिया है, कला एवं संस्कृति का अधिकार जो दिया है, रिलीजियस अधिकार जो दिए हैं, वहाँ से ऊपरी तौर पर संविधान में लिखे हुए उपबंध मात्र ही आते हैं। लेकिन समता, स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार के अधिकार से गहराई से भी प्रश्न आते हैं। उनको आप दोहराते हुए कुछ केस लाज को भी आप जरूर देख लीजिएगा। पिछले वर्षों में लगातार आपके प्रमुख वाद आए हुए हैं, जिसके संबंध में आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, वीडियो अवेलेबल है कि कौन से प्रमुख वो वाद हैं जहां से प्रश्न आते हैं। तो उसको आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो मूल अधिकार से 1 से अधिक प्रश्न आने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में आपका फंडामेंटल राइट ही होता है, इसको जरूर से पढ़ें, जरूर से दोहराएं। नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर सामान्य तौर पर सतही प्रश्न ही आते हैं, किन अनुच्छेदों में क्या बात लिखी हुई है। साथ ही साथ आपको यह भी जानना है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्र न्याय की बात की गई है, उससे संबंधित जो बातें हैं, उन दोनों बातों को जानने के साथ आप ऊपरी तौर पर किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, इस बात को पढ़ें। मूल कर्तव्य से सिर्फ अनुच्छेद 51 का में जो बातें लिखी हैं वही आते हैं, उससे इधर से उधर से कहीं से भी प्रश्न नहीं आता है। केंद्र की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य जो इसके अधिकारी हैं, यानी मंत्रिपरिषद, साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल, इनके बारे में भी और कैग के बारे में भी आपको दोहराना है। यानी कि कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की जिम्मेदारी दी गई है, सभापतित्व की, ठीक है। मंत्रिपरिषद निर्माण कैसे होता है, कौन कौन मंत्री होते हैं और किस प्रकार से उनका कर्तव्य है राष्ट्रपति को सलाह देना। और साथ ही साथ आप अटॉर्नी जनरल और कैग के बारे में भी जो संविधान के वेयर एक्ट में लिखे उपबंध हैं, उतना मात्र आपको जानना है, दोहराना है वर्तमान में। केंद्र की विधायिका में संसद आ जाएगी,
संसद के दोनों सदनों के बारे में जानिए, विधेयक निर्माण की प्रक्रिया को जानिए और साथ ही साथ बजट निर्माण संबंधी बातों को भी पढ़िए। तो विधायिका संबंधी आपकी बातें तैयार हो जाती हैं। विधायिका से भी माना जाता है कि एक से अधिक प्रश्न आएंगे आपके, यानी कि संसदीय व्यवस्था से, विधि निर्माण की व्यवस्था से, बजटीय व्यवस्था से 3 पार्ट में डिवाइड करके दोहराइए आप। तीनों से जगहों से निश्चित रहता है कि प्रश्न जरूर आएगा। केंद्र की न्यायपालिका, केंद्र की न्यायपालिका में केंद्र में जो न्यायपालिका स्थित है उसको आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की क्या प्रारंभिक अधिकारिता है, कितने न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक आया था, नियुक्तियों से संबंधित, कोलिजियम प्रणाली से संबंधित, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया उस विधेयक के बारे, उस अधिनियम के बारे में। उन चीज़ों को आपको दोहराना है, यानी क्षेत्राधिकार सहित बातों को दोहराना है। राज्य की कार्यपालिका, यानी कि राज्य में कार्यपालिका में जो विशेष जो हेड है वो राज्यपाल है, राज्यपाल के बारे में पढ़िए, ठीक है। और राज्यपाल के साथ साथ इनके मंत्रिपरिषद की क्या व्यवस्था है उनके बारे में पढ़िए कि स्टेट में राज्यपाल की क्या भूमिका है, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, और मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका है, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये राज्य की कार्यपालिका में आएंगे। राज्य की विधायिका में विधानमंडल के बारे में आएगा, विधानमंडल क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, कितने सदस्य तक हो सकते हैं, कितने मंत्री तक हो सकते हैं, इसके बारे में आएगा। कहाँ कहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, इसके बारे में आप पढ़िए कि लेटेस्ट इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है। और साथ ही साथ विधि निर्माण की प्रक्रिया को पढ़िए। बजट यहाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, विधि निर्माण के लिए क्या प्रक्रिया है, सिंपल प्रक्रिया केंद्र की तरह ही है, लेकिन एक बात एक्स्ट्रा पढ़नी होती है कि यहाँ पर विधि के निर्माण में राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है। एक इस एक्स्ट्रा बात के साथ आप इसको दोहराइए, ठीक है। राज्य की न्यायपालिका में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर हाई कोर्ट है, ठीक है। केंद्र की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट है, राज्य की न्यायपालिका में हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट है जब, तो हाई कोर्ट के बारे में आप पढ़िए, हाई कोर्ट कैसे मामलों में संज्ञान ले सकता है, ठीक है। फिर हाई कोर्ट को रिलेट करके पढ़िए सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पोर्शन में आपने 132, 133, 134, 134 का अनुच्छेदों को पढ़ा था, अपील संबंधी जो उपबंध हैं उनसे जोड़ करके हाई कोर्ट को पढ़िए, आसान हो जाएगा, ठीक है। आसान हो जाएगा, दोहराना आपका आसान हो जाएगा, क्वेश्चन ग्रिप में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज बना करके नहीं पढ़ रहे हैं, आप सीधे तौर पर बस अपना नोट्स उठाए पढ़ते चले जा रहे हैं, उसका कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। यदि आपको प्रश्न सही करना है तो इस तरीके से टॉपिक सेलेक्ट करते हुए, दिमाग में क्वेश्चंस को क्रिएट करते हुए अगर आप दोहराते हैं तो निश्चित है आपके प्रश्न, आपके दोहराए हुए प्रश्न भी मिलेंगे और वो सही भी होंगे, आपके फेल होने की संभावना न्यूनतम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को हमें पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में आप गांव में जो है ग्राम पंचायत, इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। नगर पंचायत यानी नगर पालिका के बारे में पढ़िए और सहकारी समितियों के बारे में पढ़िए। स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ग्राम पंचायत से पूछे जाते हैं, ग्राम पंचायत को विशेष तौर पर पढ़िए क्योंकि वहीं पर राज्य निर्वाचन आयोग भी है और राज्य वित्तीय आयोग भी है, दोनों चीज़ें ग्राम पंचायत के ही पोर्शन में हैं। आरक्षण संबंधी जो भी नियमावली है वो ग्राम पंचायत में ही पढ़ लीजिए, वही सेम टू सेम आपके नगर पालिका के सिस्टम में भी लागू है। और जब आप सहकारी समितियों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ एक दो बातें पढ़नी है कि किस अनुच्छेद से रिलेटेड है और साथ ही कितने इस समिति के सदस्य हो सकते हैं, दो बातें आपको विशेष तौर पे पढ़नी है, तो उनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। फिर केंद्र राज्य संबंध के बारे में आप पढ़िए। केंद्र राज्य 3 संबंध होते हैं, ठीक है। विधायी संबंध होते हैं, यानी विधि निर्माण संबंधी केंद्र की क्या अधिकारिता है, यानी संसद की क्या अधिकारिता है, राज्य की क्या अधिकारिता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़िए। कब राज्य के विधियों जो विषय दिए हुए हैं राज्य सूची में उनके बारे में संसद कब विधि बना सकती है, इसके बारे में पढ़िए। दूसरा संबंध इसका होता है विधायी के बाद वित्तीय संबंध होता है, ठीक है। वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़िए और प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़िए कि कैसे अधिकारियों की किन अनुच्छेदों के तहत नियुक्ति होती है और उनको राज्य का कैडर स्थापित कर दिया जाता है,
यानी कि राष्ट्रीय सेवा में नियुक्त होते हैं, राज्य के कैडर में चले जाते हैं, उस चीज़ को पढ़िए। तीनों संबंध आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट विधायी संबंध है, जहाँ से निश्चित है कि एक प्रश्न आपका जरूर आएगा, ठीक है। फिर संविधान संशोधन के बारे में पढ़िए, यानी कि अनुच्छेद 368 के बारे में पढ़िए। संविधान संशोधन की शक्ति क्या होती है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में 2 प्रकार की प्रक्रिया दी हुई है, विशेष बहुमत और अति विशेष बहुमत। इन दोनों को आप पढ़िए ताकि ये क्लियर हो सके कि किन उपबंधों में संशोधन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और साथ ही साथ इसको रिलेट करके रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चर से, केशवानंद भारती में दिए गए मूल ढांचे के सिद्धांत से जोड़कर पढ़ेंगे तो कहाँ संशोधन हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, यह बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी। यानी कि संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपात उपबंध, यानी कि 3 प्रकार के आपात हैं, राष्ट्रीय, राज्य में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आप जानते हैं कभी नहीं लगा, सबसे कम क्वेश्चन भी इससे आते हैं। राज्य में सिंगल क्वेश्चन, सिंगल टाइप से क्वेश्चन आता है कि कब लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन आधारों पर लगाया जा सकता है, इसमें संविधान संशोधन क्या हुआ और कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, मैक्सिमम लिमिट्स क्या होती है राष्ट्रीय आपात की और राज्य में राष्ट्रपति शासन की, इन चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़िए। लाइन से आपके क्वेश्चन गारंटी है, यहाँ से आने ही आने हैं, इसको आप पढ़िए। और भाषा संबंधी कुछ हिंदी भाषा के विकास के लिए, ठीक है, और कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पर यूज होगी, केंद्र में कहाँ कौन सी यूज होगी, राज्यों में कौन कौन सी यूज हो सकती है, इसके संबंध में कुछ उपबंध दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़िए। इतना क्वेश्चन कम से कम पढ़ना है। फिर अगर आप सिस्टमेटिक अपना नोट्स बनाए हैं, अपना सारा टॉपिक वाइज सिस्टम सेट किए हैं, तो आपको प्रश्नों को दोहराने में भी समस्या नहीं होगी और निश्चित है आपका पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन आएगा। साथ में अनुसूचियां भी दी हुई हैं, सतही निगाह अनुसूचियों पर भी डाला जा सकता है, ठीक है। अनुसूचियां जो भी हैं, ठीक है, इन पर भी डाला जा सकता है कि इन अनुसूचियों में किन के बारे में लिखा है, क्या विषय लिखे हुए हैं। इतनी बातों को यदि आप समझ रहे हैं तो राज्य व्यवस्था के कम से कम 99% क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। इस तरह से पढ़ने से कथन कारण के भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं, जब टॉपिक वाइज रिलेट करके आपने पढ़ा है। साथ ही साथ आपके कूट की सहायता से चुनने वाले क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं। तो यदि यह प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो निश्चित ही बेनिफिट रहेगा। अब अगले विषय की ओर देखते हैं, कौन सा विषय। अब आइए देखते हैं इतिहास विषय में हमें क्या क्या पढ़ना है। इतिहास विषय ब्रॉड विषय है, बड़ा विषय है, इसमें टॉपिक्स को बहुत सेलेक्ट करके पढ़ने की आवश्यकता होती है प्रीलिम्स के लिए। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम जाएंगे तो सिंधु सभ्यता से जुड़ी बातें, यानी कि यहाँ पर जो प्रमुख स्थान रहे हैं इनके बारे में पढ़िए और इनकी विशेषताएं जो रही हैं इनके बारे में पढ़िए, ठीक। वैदिक, उत्तर वैदिक काल, इस दौरान जो आपकी सामाजिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव हुए हैं, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में आप पढ़िए। कैसे हमारी सिंधु सभ्यता के बाद नई सभ्यता की स्थापना हुई, सिंधु सभ्यता आपका नगरीय सभ्यता थी, नई सभ्यता आपकी जो है ग्रामीण सभ्यता की स्थापना हुई, इनको रिलेट करते हुए आप पढ़िए। महाजनपद काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल में एक विकास हुआ, राजाओं का उदय हुआ, ठीक है, सीमाएं निश्चित होने लगी, जिसको महाजनपद काल कहा जाता है। 16 महाजनपदों के रूप में हम पढ़ते हैं। इससे संबंधित वीडियो भी आपका उपलब्ध है चैनल पर, आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। साम्राज्यवाद संबंधित, फिर महाजनपद साम्राज्यवाद में जब बदलता है तो हर्यक वंश इसका प्रारंभ करता है, ठीक है, बिम्बिसार के जरिए इसकी शुरुआत होती है, ठीक, और वो अपने चरमोत्कर्ष पे मौर्य वंश के समय पहुंचता है। तो इस बात को देखना है कि बिम्बिसार से लेकर के अशोक सम्राट, महान सम्राट अशोक तक कैसा विकास रहा, क्या क्या रहा, उस दौरान कोई आक्रमण हुआ विदेशी, वो भी देखना है विदेशी आक्रमणों के अंतर्गत। और ये 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्रथम आक्रमण जो हखामनी साम्राज्य द्वारा हुआ था ईरान के, और यह आपके सिकंदर तक जाता है। दूसरा आक्रमण मौर्य साम्राज्य के पश्चात हिंद एवं शासकों से शुरू होता है और ये यहाँ पर शासन भी करते हैं, जो कि कुषाण वंश, जो सबसे प्रसिद्ध वहाँ का वंश रहा विदेशी आक्रमणों का द्वितीय काल में, वो आपका कुषाण वंश रहा। कनिष्क सबसे फेमस राजा रहे, वहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। इस दौरान दक्षिण भारत की क्या स्थिति रही, 2 भागों में बांट करके पढ़िए। सातवाहन वंश के बारे में पढ़िए, प्रमुख क्या रहा, और साथ में चेर चोल पांड्य वंशों के बारे में पढ़िए। संगम काल, संगम साहित्यों के साथ पढ़िए कि इनके पहचान क्या रहे और ये कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों पर शासन करते थे। ये आपसे प्रश्न लगातार उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। गुप्त काल, यहाँ के राजाओं के बारे में, उनके द्वारा चलाई गई मुद्राएं और इस टाइप से जो है
प्रमुख युद्ध जो हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हर्षवर्धन स्पेशली अपने वंश के बहुत विशेष राजा रहे हैं। हर्षवर्धन के बारे में पढ़िए, आप किस वंश से रिलेटेड हैं और क्या इनका कार्यक्षेत्र रहा, कहाँ कहाँ उपलब्धियाँ रहीं। फिर इसके बाद कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। गुर्जर प्रतिहार पश्चिम दिशा से, पाल वंश पूर्व दिशा से, राष्ट्रकूट दक्षिण दिशा से कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष करते हैं और राष्ट्रकूट पहली शक्ति बनते हैं जो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। इसकी रिलेशनशिप को भी आपको पढ़ना होगा इन वंशों के साथ, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंशों के साथ। इन्हीं में जब बिखराव होता है तो राजपूत वंशों का निर्माण होता है। राजपूताना के रूप में राजस्थान जाना जाता है, उसको रिलेट करते हुए, ठीक है, राजपूत वंशों को पृथ्वीराज चौहान तक आपको विशेष तौर पर उसका अध्ययन करना है। किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से राजपूत वंश स्थापित थे, उनकी बेसिक जानकारियों के साथ आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला हिस्सा, अगले हिस्से में तुर्क आक्रमणों के बारे में पढ़ना है, यानी कि गजनवी को और मोहम्मद गोरी को पढ़ना है। गजनवी और मोहम्मद गोरी में लगभग 100-150 सालों का अंतर है, लेकिन गजनवी पूरा आक्रमणकारी की तरीके से किस तरीके से किन किन जगहों पर गया और क्या क्या रहा, गोरी का कैसे कैसे रहा। फिर इसके गुलामों ने जो है सल्तनत काल की स्थापना की भारत में, यानी गुलाम वापस ना जा करके भारत में ही शासन तंत्र में स्थापित हो गए। वंशानुक्रम के अनुसार पढ़ना है, यानी कि गुलामों को भी पढ़ना है, गुलाम वंश भी पढ़ना है, ठीक है। तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी, सभी लोगों को आपको पढ़ना है, ठीक है। मुगल काल और उसका साम्राज्य पढ़ना है। पिछले सालों में आप देखे होंगे मुगल काल तो बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर द्वितीय तक आता है, लेकिन साम्राज्य की जब बात की जाती है तो अकबर से औरंगजेब तक आता है। उसके अनुसार आप रणनीति बनाते हुए पढ़िए कि मुगल काल क्या रहा है, मुगल साम्राज्य क्या रहा है, कौन सी नीतियाँ रही हैं, कैसे कैसे कार्य रहे हैं, सारी चीज़ों को आपको अप टू डेट करना रहेगा, ठीक है। दोहराते समय अन्य सामाजिक जो समकालीन राज्य रहे हैं, जिनमें बंगाल और गुजरात से लगातार उत्तर प्रदेश में प्रश्न पूछा गया है, बंगाल और गुजरात के बारे में जरूर पढ़िए। साथ में कश्मीर भी पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ राज्य हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, वो अपनी जगह की बात है, लेकिन आप बंगाल और गुजरात के बारे में जरूर पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश का निश्चित लगभग रहता है कि यहाँ से प्रश्न आता है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना है, सूफी आंदोलनों का क्या उद्देश्य रहा और कौन कौन उसके प्रमुख व्यक्तित्व रहे, भक्ति आंदोलन में कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व रहे, उनको इंडिविजुअल बना करके जो आपने नोट्स बना रखा है उसको दोहराना है आपको, यहाँ से भी लगभग प्रश्न निश्चित होता है। यूरोपियों के आगमन के क्रम को आपका प्रश्न पूछता है। फिर आगमन के बाद छोटे में सभी लोगों को पढ़ना है। फिर मुख्य रूप से अंग्रेजों के ब्रिटिश इंडिया के निर्माण के बारे में पढ़ना है, किस किस नीतियों के साथ ब्रिटिश इंडिया का निर्माण किया, कौन सी नीतियां फिर अप्लाई की गई, कैसा शासन व्यवस्था अपनाया गया, यानी कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया को पढ़ना है अंग्रेजों के शासनकाल में। फिर स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष में प्रारंभिक स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक पढ़ना है, जिसको आपको राजनीतिक दल, क्रांतिकारी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन, इन सब कैटेगरीज में बांट कर यदि आप पढ़ेंगे तो प्रश्न भी इन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग करके अगर आपने नोट्स बनाया है, दोहरा रहे हैं, तो निश्चित है आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं है तो कुछ गलतियां होने की संभावना रहेंगी, ठीक। साथ ही साथ आपको स्वतंत्रता जिस समय प्राप्त हुई उस समय क्या व्यवस्था थी उसके बारे में, और संविधान निर्माण किस प्रकार हुआ उसके लिए क्या व्यवस्था रही उसके बारे में आपको संविधान निर्माण से संबंधित बातों को भी पढ़ना है। क्या क्या रहा, कैसे कैसे रहा, संविधान सभा की गतिविधियां क्या क्या रही, कौन समितियों के अध्यक्ष रहे, इनको मिलाते हुए पढ़ना है। अंतरिम सरकार इस दौरान थी, इसके बारे में भी पढ़ना है कि संविधान सभा के सदस्यों में से ही अंतरिम सरकार का भी निर्माण किया गया था, जो 1947 से 1950 संविधान लागू होने के पहले तक अपनी शासन व्यवस्था चलाते रहे, ठीक है। और फिर स्वतंत्र भारत का क्रमबद्ध विकास पढ़ना है, राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ, सामाजिक विकास किस प्रकार हुआ, आर्थिक विकास किस प्रकार हुआ। यदि इन टॉपिकों के अनुसार आप पढ़ते हैं तो लाइन से आपको प्रश्न मिलेंगे। अगर नहीं पढ़ते हैं, किताब उठाए दोहराए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सेलेक्टिव चीज़ों को सेलेक्टिव करके पढ़ना चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप कक्षा 9 और 10 की सामाजिक विषय की पुस्तक को पढ़िए। इसमें शुरुआती दौर में कुछ वर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं जो यूपी आयोग का फेवरेट पोर्शन है, लगभग हर साल वहां से प्रश्न आता है, तो उसको भी आप मेंटेन करिए। कक्षा 9 और 10 की सामाजिक विषय यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं उनको भी मेंटेन करके चलिए। इतिहास में इस प्रकार इन टॉपिकों को पढ़ना है आपका विशेष इम्पोर्टेंट। अगला इम्पॉर्टेंट विषय आपका भूगोल है। भूगोल में देखते हैं क्या चीज़ें, ठीक है।
भूगोल के बारे में। भूगोल में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो नियम हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है बिग बैंग थ्योरी के साथ, ठीक है। कई जो है क्रमशः रहे हैं, सिद्धांत रहे हैं लोगों के, पुराने वैज्ञानिकों के, नए वैज्ञानिकों के, उनसे मिलाते हुए पढ़ना है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा कब थी, होलोसेंट्रिक अवधारणा कापर्निकस की कब आई। इन तरीके से आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। ग्रह नक्षत्रों यानी पृथ्वी छोड़ करके सारे ग्रहों के बारे में, उनके उपग्रहों के बारे में, नक्षत्र विज्ञान के बारे में यानी एस्ट्रोलॉजी के रूप में आपको पढ़ना है। उसके बारे में भी पिछले वर्षों में लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो आपको पढ़ना है। खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ना है, यानी कि ग्रहों के अलावा, तारों के अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पल्सर, क्वासर, तमाम चीज़ें हैं, उनको बस टॉपिक वाइज एक एक लाइन आपको पढ़ते जाना है। परिघटनाओं के बारे में पढ़ना है। खगोल के कारण, खगोल विज्ञान के कारण आपका ग्रहण लग रहा है, ज्वार भाटला लग रहा है, धूमकेतु खगोलीय पिंड के रूप में मिल रहे हैं, पुच्छल तारे मिल रहे हैं, इनके बारे में एक एक दो लाइन आपको दोहराना है। लगभग हर वर्ष यहाँ से हर एक टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। पृथ्वी के बारे में स्पेशली जब पढ़ना है तो पहले पृथ्वी का आप परिचय ले लीजिए रेखाओं के माध्यम से कि भूमध्य रेखा, उससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, कर्क रेखा, उससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, मकर रेखा, उससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, ठीक है। और समय और तारीख के बारे में, यानी कि देशांतर रेखाओं के साथ आपका समय का डिफरेंस क्या होता है और तारीखें कैसी बदलती हैं, वो जानना है। भूकंप क्या होता है, कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप बाहर कौन सी चट्टानें बनती हैं, भीतर कौन सी चट्टानें बनती हैं, और इंडिविजुअल चट्टानों के रूप में भी आपको पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और रूपांतरित चट्टानों के रूप में। नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ उद्गम होता है, कहाँ पर जाती हैं, ये देश विदेश की नदियों को पढ़ना है। पर्वतों के बारे में जो भी विशेषताएं हों, ऊंची चोटियाँ या कोई अन्य विशेषताएं, झीलों के बारे में। स्थल उच्चावच यानी कि जो भूपरपट्टी पर विस्तार है स्थल का, वहाँ पर ऊंचा नीचा जो भी क्लाइमेट निर्धारण में या अन्य किसी तरीके से प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित। समुद्र में उच्चावच, समुद्रों में भी पर्वत, गुयाट, ठीक है, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ भी पढ़ना है। गर्तें पाई जाती हैं, उसको भी आपको दोहराना। मौसमी परिघटनाएं, दाब वितरण, ताप वितरण, बादल, वर्षा, वायु, इनके संबंध में, इनका निर्माण, इनका विस्तार, इनका किस किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, वो बातें भी आपको पढ़नी है। पर्यावरण एवं वानिकी से संबंधित, पर्यावरण मतलब जो पृथ्वी पर आवरण पाया जा रहा है उसमें क्या खासियत है, वन कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के पाए जा रहे हैं, शुष्क स्थान कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के पाए जा रहे हैं, इस टाइप से आपको जो है पर्यावरण से रिलेट करके पढ़ना है। और साथ में पर्यावरण इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में तमाम बातें हैं, पोल्यूशन के बारे में पढ़िए और तमाम चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। जलवायु विज्ञान से ये डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा। जलवायु विज्ञान, 12 प्रकार की जलवायु के बारे में पढ़िए, किस जलवायु की क्या विशेषता है, कहाँ पर पाई जाती है, ये पढ़ना है। उसी जलवायु में आप मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे, वन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जनजातियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सी जनजातियाँ किन देशों में हैं, तो जलवायु के कारण ही जो है उनका जगह जगह विस्तार हुआ, पर्यावरण के हिसाब से वो एडजस्ट रहे। आज भी बहुत सी जनजातियाँ बहुत से देशों में पाई जाती हैं, क्या उनकी विशेषता है, उनकी आकृति की क्या विशेषता है, उनका खान पीन, व्यवहार, कपड़ा कैसा रहता है, उन सब चीज़ों के साथ आपको पढ़ना है, जनजातियों के नाम के साथ पढ़ना है। भारत के भूगोल में आपको तथ्य परक पढ़ना है। यहाँ तो सैद्धांतिक बातों को पढ़ना है ज़्यादातर, यहाँ तथ्य परक पढ़ना है। तथ्य परक में जैसे भारत के आकार से संबंधित, सीमाओं से संबंधित, प्रादेशिक वितरण जो भी रहा है, यानी नदियाँ, पर्वत, झील, बांध, मैदान, पठार, इन सब का वितरण किस प्रकार रहा है, कहाँ रहा है, स्थानीय नाम इनके क्या क्या है, इसको पढ़ना है। और जननांकी की विशेषताएँ क्या है, यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड जो तथ्य हैं, प्रादेशिक तथ्य, राष्ट्रीय तथ्य, उनको मिलाते हुए आपको पढ़ना है। लगभग मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे भूगोल के भीतर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भूगोल में क्या होता है, करंट के इशूज को, जब हम कुछ करंट के आपको वीडियो मिलेंगे, पिछले 6-8 महीने की वीडियो मिलेंगे, उसमें करंट के इशूज के हिसाब से भी हम ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस को जोड़ करके तैयार करते हैं, वो उस वीडियो में आपका तैयार रहेगा। ट्रेडिशनल पार्ट में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये भूगोल की बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगले सब्जेक्ट में अर्थव्यवस्था में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अब अर्थव्यवस्था में करंट से रिलेटेड बहुत कुछ बातें होती हैं। ट्रेडिशनल क्या क्या पढ़ना है, आर्थिक विकास और समृद्धि को मिलाकर पढ़ना है कि समृद्धि में जो भी बातें दिख रही हों भारत के आर्थिक विकास के रूप में किस प्रकार से होंगी, वो चीज़ को मिला के आपको पढ़ना है। भारत में गरीबी की स्थिति क्या है और गरीबी के प्रकार कौन कौन से हैं, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय आय की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय उत्पादन की स्थिति क्या है, यानी जीडीपी, जीएनपी से रिलेटेड फैक्ट्स को आपको दोहराना है।
योजनाएं प्रमुख चर्चित कौन सी हैं, केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं प्रमुख चर्चा में है, राज्य सरकार की कौन सी योजनाएं प्रमुख चर्चा में है, इसको आपको पढ़ना है। आर्थिक नियोजन के बारे में, भारत में किस प्रकार का आर्थिक नियोजन पाया जाता है, किस प्रकार से अपनाया गया, उसको पढ़ना है। मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ना है, मौद्रिक नीति में मुद्रा संबंधी जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है उससे रिलेटेड, और साथ ही मुद्रास्फीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीआर आदि इन सब के बारे में मिलाते हुए पढ़ना है। बैंकिंग व्यवस्था, बैंकों का स्थापना से लेकर के वर्तमान में क्या स्थिति है उनकी, कुछ बैंकों का विलय हुआ है, वो कौन से बैंक है, किन बैंकों में विलय हुआ है, यहाँ तक कि आपको दोहराना है। राजकोषीय नीति यानी सरकार द्वारा बनाई गई जो नीति होती है राजकोषीय नीति, उसको आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी नीतियाँ बना करके व्यवस्था को बनाया जाता है सरकार की ओर से। बजट उसी का एक हिस्सा होता है, राजकोषीय नीति में बजट भी आता है आपका। मानव विकास से संबंधित क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आपसे लगातार प्रश्न आ रहा है, इसको भी आपको दोहरा के जाना है। भारत की यथास्थिति क्या है उसको पूरी बात पिछली साल से तुलना करते हुए आपको दोहराना है। प्रमुख संकेतक कौन से हैं, यानी कि करप्शन इंडेक्स, इस तरीके से बिजनेस इंडेक्स, बहुत से इंडेक्स आ रहे हैं। पिछले वर्ष भारत की क्या स्थिति रही है, इस वर्ष भारत की क्या स्थिति रही है, इसको मिला करके आपको पढ़ना है। और औद्योगिक स्थिति भारत की वर्तमान में क्या है, ये ट्रेडिशनल पोर्शन है अर्थव्यवस्था के जो आपके आते हैं, साथ साथ करंट से रिलेट करके आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, विज्ञान बहुत सीधी सी बात है, सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़े के चक्कर में न रहिए। भौतिक और रासायनिक विज्ञान में आप उन बातों को दोहराइए जो आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं, वहीं से लगातार प्रश्न आता है। ठीक है, सैद्धांतिक पोर्शन को सहायता के रूप में रखिए, और जो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं आपके व्यवहार में जो हो रहे हैं उनको आप पढ़िए, लगातार प्रश्न आता है। जीव विज्ञान में मानव शरीर के बारे में, मानव शरीर के अंगों के बारे में, मानव के रोग और प्रतिरक्षा के बारे में, और कौन से पोषक तत्वों की किस प्रकार आवश्यकता होती है उसके बारे में। इतना हिस्सा निश्चित होता है साइंस से प्रश्न आना, इसके बाद और कुछ आता है तो वो अलग बात है, ये मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर कर लेता है। समसामयिकी में, करंट में बहुत बार प्रश्न आता है, करंट कितना पढ़ें, तो करंट आप मार्च 2021 से सितंबर 2021 तक का मेंटेन करिए, इसी के बीच से ज़्यादातर करंट आएगा। मार्च 2021 से पहले का जो अगर कोई बात पूछेगा तो बहुचर्चित बात होगी वही पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। एक सलाह मेरी ओर से है कि आप इन सब्जेक्टों में, इन टॉपिकों के हिसाब से अपना दोहराइए। अभी एक हफ्ते आपके पास समय बचा हुआ है, आप 130 से 140 क्वेश्चन के लगभग कवर करेंगे। यदि आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आएंगे तो बहुत कुछ आपका ऐसा भी छूट जाएगा, दोहरा भी नहीं पाएंगे, और जो दोहरा रहे हैं उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए टॉपिक्स मैंने बता दिए, टॉपिक्स के हिसाब से अपने नोट्स में दोहराइए। क्वेश्चन आपको बैक टू बैक मिलेंगे, आप 130 क्वेश्चन कम से कम करके आएंगे, और मेरिट जानते हैं आप उससे कहीं कम रहती है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोहराए, पढ़ने से मात्र से नहीं होगा आपका, तो दोहराने का उद्देश्य जो होता है क्वेश्चनों के सही करने के दर को ज़्यादा बढ़ाना होता है, तो वो रेशियो भी आपका बढ़ जाएगा। यानी क्वेश्चन जब आप मैक्सिमम सही करेंगे, अपने आप मेरिट के अंदर रहेंगे, आप मेंस लिखेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो इन बातों के साथ मैं यहीं पर आपकी जो एक रणनीति होनी चाहिए दोहराने की, पटाक्षेप करता हूँ। इतने कम से कम टॉपिक्स को आप दोहराइए जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, और लोगों को भी बताइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि एक हफ्ते के भीतर जो भी वीडियो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और करंट के जो अपलोड होंगे तत्काल आपको जानकारी में आए। आप देखिए, उपयोग करिए, निश्चित है वहाँ से प्रश्न आपको बहुसंख्यक मिलेंगे और आप आसानी से मेरिट के भीतर चले जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।